हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इजी। आज मैं आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच एक्ट इज़ बिंग रिप्लेस्ड बाय द मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 इन इंडिया। कौन से एक्ट के मॉडल जो प्रिजन एक्ट लेके आए हैं उसको किसके द्वारा रिप्लेस किया गया है, कौन से एक्ट को हटाया गया है। ठीक है, तो द प्रिजन एक्ट ऑफ 1794 या द प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 या द प्रिजन एक्ट ऑफ 1984 या प्रिजन एक्ट ऑफ 1994। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा प्रिजन एक्ट ऑफ 1984। ठीक है, सेकंड वाला प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 शायद कम विजिबल होगा, इसका कलर येलो और में नहीं है। ठीक है, तो जो प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 था वो क्या था, वो अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाया हुआ एक कानून था जो क्रिमिनल्स के लिए था, जिसमें उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। ठीक है, तो वो मेंटली बहुत परेशान होते थे इससे, तो इसलिए अभी गवर्नमेंट ने जो ये लेके आए हैं मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 लेके आए हैं, जिसमें उनको रिहेबिलिटेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनके उत्थान के लिए, उनके ग्रोथ के लिए ज़्यादा काम किया जाएगा, उनको जस्ट क्रिमिनल नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो ये लेके आए हैं, इसके द्वारा ये रिप्लेस किया गया, ये वाला हटा दिया गया है जो प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी न्यू बिल्स इंट्रोड्यूस इन लोकसभा टू रिप्लेस क्रिमिनल लॉज इन मानसून सेशन 2023। कितने न्यू बिल्स लेके आए गए हैं जिनको रिप्लेस किया गया क्रिमिनल लॉ से। तो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाई। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, वो हैंड रिटन थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा या कैलाश नाथ कटचू के द्वारा या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा या कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी के द्वारा। तो ये लिखी गई थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज में लिखी गई थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज। 10th जो शेड्यूल है वो क्या दर्शाता है, क्या है उसमें 10th शेड्यूल में। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है प्रोविज़न रिगार्डिंग वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन या प्रोविज़न रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन या प्रोविज़न रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये तो है ही नहीं, या प्रोविज़न रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये क्या है, इसमें क्या है, 10th शेड्यूल है। 10th शेड्यूल है, किससे रिलेटेड है, इसको 10th शेड्यूल को दल विरोधी कानून भी बोला जाता है इसको। ठीक है, दल बदल, क्योंकि ये क्या था, इसमें क्या होता है ना, इसमें ये कानून बनाया गया था कि जैसे एक पार्टी से कोई भी जो मेंबर है, एक पार्टी का मेंबर दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो अगर वो बिना कानून, अगर उससे कोई कानून टूट रहे हैं, उससे मतलब वो कोई अपने नियम्स को फॉलो नहीं कर रहा है और वो ऐसा करता है, तो उससे उसका जो सदन में वोट करने का अधिकार है उससे वो छीन लिया जाएगा। ये 10th शेड्यूल बोलता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन का जो 10th शेड्यूल है उसमें ये किया गया था ऐड। ठीक है, तो 52 अमेंडमेंट में था, और ये 10th शेड्यूल कब आया है, 52 अमेंडमेंट में। कब आया था ये, 1985 में। ठीक है, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इसका ये नाम भी याद रखना, एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज इंडिया फेडरल सिस्टम रिलेटेड टू। कौन से कंट्री से इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो रिलेट करता है। फर्स्ट कनाडा, देन यूनाइटेड किंगडम, देन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देन आयरलैंड।
तो कौन से रिलेट करता है, वो रहेगा कनाडा से। ठीक है। फेडरल सिस्टम क्या है, फेडरल सिस्टम क्या है, मतलब कि भाई पावर को डिवाइड कर देना। फेडरल सिस्टम है पावर को डिवाइड कर देना, एक ही उसको पावर को सेंट्रलाइज नहीं करना कि भाई हमें जस्ट जो है यूनियन में ही पावर रखनी है। इसका मतलब ये है कि जो पावर है हमारी वो सेंट्रल में भी रहेगी और स्टेट में भी रहेगी। तो इंडिया वो फॉलो कर ही रहा है। ठीक है, तो वो कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन विच लैंग्वेज। ये मैंने पहले वैसे डिस्कस कर दिया है कि जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखी गई थी, और स्टार्टिंग में ही इसकी 2 कॉपीज़ लिखी गई थी। ठीक है, 2 कॉपीज़ लिखी गई थी। और अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन तो 2 years 11 months और 18 days। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में टाइम लगा था 2 years 11 months और 18 days। और 2000 अमेंडमेंट किए गए थे, तब ये फाइनल अप्रूव हुआ था कि भाई अब फाइनल हो गया। फाइनल करने से पहले इसमें 2000 अमेंडमेंट हो चुके थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट बिलोंग्स इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन सा आता है इसमें से, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली, लैंड एंड बिल्डिंग, या वर्कर्स यूनियन, इंडस्ट्री एंड लेबर, एम्प्लॉयमेंट, कौन सा आता है? तो इसमें आता है लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट की बात करते हैं तो 3 तरह की लिस्ट होती है। 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट में होते हैं 97 सब्जेक्ट। 97 तरह के जो सब्जेक्ट हैं वो इसमें पढ़ते हैं। स्टेट लिस्ट में है 66। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में ना, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि भी कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में 47, तो ऐसे पूछ लिया जाता है, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी सीट्स इन द लोकसभा आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। बोल रहा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा में कितनी सीट हैं जो वो रिजर्व की गई हैं, तो वो है 47। पहले ये 41 था। ठीक है, 41 मेंबर्स के लिए रिजर्व थी, अभी 47 कर दिया गया। कौन से उसमें क्या है, ये 15th लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद ये 47 कर दिया गया। इसकी वो लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा में वैसे 552 मेंबर्स होते हैं, लेकिन जो 530 होते हैं वो उनका इलेक्शन होता है स्टेट से, और जो 20 होते हैं वो यूटीज से आते हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी से आते हैं। 2 होते हैं वो नॉमिनेटेड होते थे, जो आजकल हटा दिए गए हैं। ठीक है, 2 नॉमिनेटेड होते थे जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था एंग्लो इंडियंस को, लेकिन वो अभी ख़त्म कर दिए गए हैं। अभी अगर क्वेश्चन में आता है तो अभी लोकसभा में कोई नॉमिनेटेड पर्सन नहीं होता है, मेंबर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। कैसे बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली बनी थी वो कैसे बनी थी? तो वो क्या बोल रहे हैं कि बाय डायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एस्टेब्लिश्ड इन 1935, और थ्रू नॉमिनेशन बाय द वाइसराय, नहीं, बाय डायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एस्टेब्लिश्ड इन 1935, बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन प्रोविंसेस। तो डायरेक्ट इलेक्शन तो हुआ ही नहीं था। ठीक है, 2 तरह के इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है जिसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। जनता इन मतलब जो 18 ईयर्स एंड अबो हैं, जो वोट देने के लायक हैं, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगी। इनडायरेक्ट में है कि भाई वो नॉमिनेटेड करती हैं। ठीक है, वो नॉमिनेट करते हैं, फिर वो नॉमिनेट जिनको किया गया है वो अपना मत देते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन इसका आंसर रहेगा बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। कब मिली है? जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है,
26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हो गया था। इम्प्लीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को आता, 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, बनकर तैयार भी हो गया था, तैयार वर्ड आए, अडॉप्ट वर्ड आए, तो हो गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को। 15 अगस्त 1947 को तो हमें आज़ादी मिली ही थी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। स्टेटमेंट दे रखी है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में, वो देखनी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ओनली एडवोकेट who hold the designation of an advocate on record are entitled to file appearance or act on behalf of a party in the Supreme Court। पहली स्टेटमेंट बोल रही कि सुप्रीम कोर्ट में भाई किसी का अगर केस चल रहा है तो उस पार्टी के लिए के बिहाफ में जिसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अपॉइंट किया गया, जो उसकी डेजिग्नेशन है, केवल वही एडवोकेट हो मतलब उसके बिहाफ में केस लड़ सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रही है एन एडवोकेट एस्पायरिंग टू बिकम एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 10 years ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारी वैसे ही गलत हो जाती है, क्योंकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए 10 years नहीं 4 years। ठीक है, 4 years प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट। ठीक है, तो पहली सेकेंड स्टेटमेंट तो वैसे ही फॉल्स हो जाती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा फिर ओनली 1। ठीक है, ओनली 1 ही फॉलो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज। लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है इसमें, पब्लिक अकाउंट कमेटी है या एस्टिमेट कमेटी है या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो एस्टिमेट कमेटी जो है ना वो लार्जेस्ट कमेटी है। ठीक है, लार्जेस्ट कमेटी है, और ये क्या करती है कि सारे जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर का ध्यान रखना भी इस कमेटी का काम है, और जो सजेशन देना है, ठीक है, जो सजेशन देना होता है वो भी करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इंजॉय। जो लोकसभा के स्पीकर को है वो किस चीज़ का राइट रहता है उसको, द राइट टू वोट ओनली इन केस ऑफ टाई, द राइट टू वोट लाइक अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस, नो राइट टू वोट, 2 votes, 1 in ordinary course and अदर इन केस ऑफ टाई। तो क्या बोल रहा है, जो स्पीकर के पास है ना वो केवल टाई होता है जब, तभी वो वोट करते हैं, अदरवाइज वो वोट करने का उनके पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि अधिकार नहीं है, वोट करने का अधिकार है, लेकिन सिर्फ टाई करते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में जो लोकसभा का स्पीकर है वो वोट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट टू वर्क इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ट्रेस्ड इन। राइट टू वर्क, जो राइट टू वर्क है वो किस में आता है, फंडामेंटल राइट तो है ही नहीं वो, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, प्रियम्बल तो है ही नहीं। ठीक है, प्रियम्बल तो अलग ही चीज़ हो गई, तो राइट की बात है तो फंडामेंटल राइट होएगा या डीपीएसपी रहेगा, तो इसमें क्या है, डीपीएसपी रहेगा। ठीक है, डीपीएसपी है, और ये राइट टू वर्क किस में पड़ता है, 42 से 43 आर्टिकल्स में पड़ता है, ये भी याद रखना। ठीक है, राइट टू कई बार पूछ लेते हैं, राइट टू वर्क जो है ये आर्टिकल 41 से 43 में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनी ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अध्यादेश, ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश, एक तरह का कानून ही समझ लो, जो प्रेसिडेंट कब जारी करता, कब इशू करता है, जब दोनों पार्लियामेंट के जो दोनों सेशन है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन में नहीं होते, वो तभी होता है ओनली। ठीक है, जब दोनों सेशन उसमें नहीं रहते ना तभी वो अध्यादेश जारी किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये 50 नंबर सीरीज गलत है। 16 क्वेश्चन ये, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर पर्सन एज ए थर्ड जेंडर। ये हुआ था, ये एक केस था जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में केस था, जो 15 अगस्त, 1 मिनट में लिख देती हूँ, 15
15 अप्रैल 2014 2015 अप्रैल 2014 को इसका ये केस सोल्व हुआ था, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में था ये। और जिसमें क्या था कि जो ट्रांसजेंडर है उनको थर्ड जेंडर मान लिया गया था, ठीक है, उनको मूल जो अधिकार हैं उनको दे दिए गए थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीरीज में। तब तक जो बच्चे टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एचटेट सीटेट हो चाहे डीएसएसबी हो, प्लीज़ उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि